जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी पढ़ाई का और अपने माता पिता, भाई बहनों का बहुत खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों, तो मैं यहाँ पर क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक जितने भी एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स हैं उन सब की समरी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। आप लोगों को चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग अपने स्कूल में और अपनी लाइफ में बेहतर इंसान बन सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इतिहास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। दोस्तों, आप लोगों से तहे दिल से विनम्र निवेदन है आगे बढ़ने से पहले कि दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और मेहनत कर सकूँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूँ यूट्यूब के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th इतिहास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो आज हम लोग एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बात करेंगे जिसने जो है पूरे यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर, फिर उसके बाद में एशिया के कुछ भागों के अंदर, 3 महाद्वीपों के अंदर जो है राज किया है दोस्तों। तो उस साम्राज्य के बारे में हम लोग सारी तमाम चीज़ें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो उस साम्राज्य को हम लोग क्या बोलते हैं? उस साम्राज्य का हम लोग बोलते हैं दोस्तों रोमन साम्राज्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो रोमन साम्राज्य है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था। चूंकि चैप्टर का नाम ही दे रखा है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य दोस्तों, तो इसको समझते हैं कि 3 महाद्वीप कौन कौन से थे जहाँ पर जो है रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। तो देखिए, ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है, इसके अंदर हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो ये देखिए, ये है पीला वाला जो एरिया दिख रहा है, ये आपका अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद में जितना जितना रेड वाला दिख रहा है आपको एरिया, ये सब क्या है दोस्तों? ये आपका यूरोप है। क्या है दोस्तों? यूरोप है, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये स्पेन है, ये इटली हो गया, ये फ्रांस हो गया दोस्तों। ठीक है, ये ब्रिटेन का कुछ हिस्सा हो गया। इसी तरह से फिर इसके बाद में ये जितना भी आप उसके बाद में ये जो येलो वाला दिख रहा है, ये एशिया वाला एरिया है दोस्तों। क्या है? तो 3 महाद्वीप हो गए ना, एक अफ्रीका महाद्वीप हो गया, एक यूरोप महाद्वीप हो गया और एक आपका जो हो गया एशिया वाला महाद्वीप हो गया। तो ये 3 महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ था रोमन एम्पायर, इसलिए इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने? इसलिए इसका नाम रखा गया है कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो आप लोग सोच के देखिए कि अगर ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है तो कितना मजबूत, कितना स्ट्रांग ये साम्राज्य रहा होगा। उसके राजा कितने मजबूत रहे होंगे, उसकी सेना कितनी स्ट्रांग रही होगी कि 3 महाद्वीपों के अंदर जो है अपने साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को मैनेज कर पा रही है। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पहला जो था यूरोप के अंदर फैला हुआ था, फिर उसके बाद में पश्चिमी एशिया हो गया, उसके बाद में उत्तरी अफ्रीका हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं हम लोग। आगे हम लोग समझेंगे कि रोमन साम्राज्य, कभी भी हम किसी भी साम्राज्य की बारे में जानकारी अगर प्राप्त करते हैं तो हम लोग को पहले स्रोत पता होना चाहिए कि भैया ये जो साम्राज्य है इसके बारे में जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज देखते हैं एक बार। तो भैया इसके अंदर जो है रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है। तो सबसे पहला जो आपका स्रोत आता है वो आता है पाठ्य सामग्री। वो सामग्री जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है, जिसको हम लोग पढ़ करके किसी भी राज दरबार के बारे में, किसी भी साम्राज्य के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आता है वर्ष वृत्तांत। कई बार क्या होता है कि कुछ राजा अपने राज दरबार के अंदर बड़े बड़े कवियों को रखते हैं ताकि जो है वो उनके राज दरबार की जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, विशेषताएं हैं, राजकाज की नीति हैं, उसको अपनी कॉपियों के अंदर लिख सकें दोस्तों। ठीक है, तो वर्ष वृत्तांत एक होता है। फिर उसके बाद में कानून कुछ मिल जाए, कोई पत्र वगैरह मिल जाए, किसी राजा ने खुद ने या फिर किसी कवि से किसी चीज़ के बारे में व्याख्या करवाई हो वो मिल जाए, या फिर कोई प्रवचन मिल जाए, या राजा ने कोई भाषण वाषण दिया हो तो वो मिल जाए। तो ये तमाम जो सामग्रियां हैं ये क्या बन जाती हैं? फिर इस जानकारी के स्रोत बन जाती हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये रोमन साम्राज्य में पाए जाने वाला एक पत्र है, पेपायरस पेड़ के पत्ते पे लिखा जाता है। तो उस पर देखिए रोमन साम्राज्य की जानकारी है। तो ये कुछ स्रोत बन जाते हैं जिसकी वजह से जो है उसके बाद में कुछ भौतिक स्रोत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? भौतिक के अंदर आपका आता है, क्या आता है दोस्तों? भौतिक के अंदर आपका जो आता है इमारतें। क्या आता है दोस्तों? इमारतें। कई सारी इमारतों को देखकर भी जो हम लोग किसी साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी लगा लेते हैं कि भाई उनका स्थापत्य कला कैसा है, घर कैसे बनाते थे, ईंटों से बनाते थे, लोहे का प्रयोग करते कि नहीं। फिर उसके बाद में कई बार कुछ राजा महाराजा जो है बिल्डिंग में, इमारतों के ऊपर कुछ उकरवाते थे, उस पर कुछ लिखवाते थे, तो उससे भी हमें कई सारी चीज़ें जानकारी मिल जाती है। उसके बाद में सिक्के, बर्तन, ये देखिए मूर्तियों से हमें जानकारी मिल जाती है रोमन साम्राज्य की। फिर रोमन साम्राज्य के अंदर कई सारे सिक्के जारी किए गए, उससे जानकारी मिल जाती है। फिर बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें वगैरह हैं, इमारतें वगैरह हैं,
उनसे भी हमें रोमन साम्राज्य की बहुत बेहतर तरीके से जो है जानकारी मिल जाती है। देखिए ये बिल्डिंग है। तो ये हो गया जानकारी के स्रोत। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जानकारी के स्रोत में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके अंदर एक एक करके टॉपिक के हिसाब से जो है हम लोग पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। और इससे बाहर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कुछ नहीं आने वाला है सेकंड चैप्टर में। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं इतिहास को आप लोग को इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग ना केवल समझो, उसको महसूस करो, ठीक है। और आप लोग को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है बेहतर तरीके से, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद में रोमन साम्राज्य को जो है 2 चरणों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। 2 चरण कौन कौन से दोस्तों? एक तो है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या था? पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है। और एक होता परवर्ती। परवर्ती का मतलब होता आगे। तो मान लीजिए कि ये आपका 0 है, समय विभाजन आपको बता रहा हूँ। तो इससे पहले का जो है ना, इसको हम बोलेंगे पूर्ववर्ती। क्या बोलेंगे दोस्तों? इससे पहले के तमाम जो समय उसको हम बोलेंगे पूर्ववर्ती। और एक ईसवीं शताब्दी के बाद से जो है, जब ईसा मसीह का जन्म होता है, तो उसके बाद वाला जो इतिहास और रोमन साम्राज्य, उसको क्या बोलते हैं? परवर्ती बोलते हैं, ठीक है। ये इससे पीछे वाला सारा हो जाएगा पूर्ववर्ती, इसके बाद वाला हो जाएगा सारा परवर्ती, ठीक है। तो ये रोमन साम्राज्य को जो 2 चरणों के अंदर बांटा गया है। फिर उसके अंदर एक टॉपिक आता है रोमन साम्राज्य के अंदर। क्या आता है टॉपिक दोस्तों? एक टॉपिक आता है कि भाई राजनीतिक इतिहास के अंदर जो है रोमन साम्राज्य के अंदर 3 खिलाड़ियों का बड़ा जिक्र किया गया है। वो 3 खिलाड़ी आप लोगों के मन में आएगा क्रिकेट वाले? नहीं नहीं नहीं। 3 खिलाड़ी का मतलब 3 बहुत बड़े, एक तरह से आप मानिए शख्सियत, ठीक है। 3 वो लोग जिन्होंने जो है रोमन साम्राज्य को रोमन साम्राज्य बनाया, 3 महाद्वीपों के अंदर उसका विस्तार कराया है। तो कौन कौन थे वो 3 खिलाड़ी? 3 खिलाड़ियों का देखते हैं दोस्तों। तो पहले थे आपके सम्राट। किसी भी साम्राज्य को बड़ा बनाने में जो होता है सम्राट यानी राजा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर राजा मजबूत है तो साम्राज्य का विस्तार होगा, अगर राजा कमजोर है तो साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा, बल्कि आक्रमण होने के बाद जो है राजा मारा जाएगा, ठीक है। तो सत्ता का वास्तविक स्रोत कौन था? राजा था। ये देखिए, ये राज सिंहासन में बैठा हुआ है राजा। उसके बाद में अभिजात वर्ग। दूसरा खिलाड़ी कौन था दोस्तों? तो अभी वो थे अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग कौन होता है? जो बहुत पैसे वाले होते हैं, जो धनवान होते हैं, ठीक है। ये लोग भी, ये देखिए धनवान। तो सेकंड खिलाड़ी कौन थे आपके? अभिजात वर्ग। उसके बाद में तीसरा खिलाड़ी जो होता है, किसी भी साम्राज्य को आगे बढ़ाने में सेना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो तीसरा खिलाड़ी कौन था? सेना था, ठीक है। सेना कैसी थी रोमन साम्राज्य में? उनको वेतन मिलता था दोस्तों, सैलरी मिलती थी। तो ये आपका सेना हो गया। तो याद रखिएगा रोमन साम्राज्य के अंदर 3 खिलाड़ी कौन? पहला सम्राट, दूसरा अभिजात वर्ग यानी पैसे वाला वर्ग, और तीसरा सेना। तो ये आपके 3 जो है खिलाड़ी हैं जिन्होंने ने रोमन साम्राज्य का विस्तार करवाया है। आगे बढ़ते हैं। अब 1 बाय 1 करके टॉपिक्स जो हैं इसकी सहायता से हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से आप लोग बने रहिए, आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए पहला टॉपिक क्या है कि भैया रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को जो है आधुनिक दर्शाने वाले कौन कौन सी बातें थी जिसकी वजह से जो है सरकार हम लोग को जो है रोमन साम्राज्य पढ़ाती है। सरकार हमें वही चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करती है जिससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। जिसने बहुत बहुत अच्छा काम किया है उस साम्राज्य को सरकार जो है हम लोग को पढ़ाने। इससे पहले हम लोग को हमारी सीबीएसई जो है उन्होंने हमको क्या पढ़ाया था? पहला चैप्टर था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया हम लोगों ने पढ़ा, उसके अंदर खूब सारी विशेषताएं वगैरह थी, ठीक है, जो हम लोगों को आज अडॉप्ट करनी चाहिए। हाँ, मैंने जो है फर्स्ट वीडियो भी बना रखी है मेसोपोटामिया सभ्यता वाली, लेखन कला और शहरी जीवन, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके अंदर में क्या समझना है? इसके अंदर में समझना है भाई रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को जो है वो कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी जो आधुनिक दर्शाती थी, ठीक है। हाँ, तो समझते हैं। पहले समझेंगे हम लोग रोमन समाज के बारे में कि रोमन समाज के अंदर रोमन समाज की क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखिए भैया, रोमन समाज की विशेषताएं कई सारी थी। सबसे पहली विशेषता क्या थी भैया? एकल परिवार। देखिए उस समय जो लोग थे समाज के अंदर एकल परिवार का चलन था। एकल परिवार का मतलब क्या होता है कि भैया हस्बैंड वाइफ होते हैं और उसके 2 बच्चे होते हैं, हम 2 हमारे 2, यानी एकल परिवार का। आज हम लोग यही तो फॉलो कर रहे हैं। अब कहाँ जॉइंट फैमिली रहती है, कहाँ दादा दादी चाचा चाची रहते हैं, अब तो सब जो है परिवार टूट रहे हैं। तो उन लोगों ने उसी समय में जो है एकल परिवार का चलन शुरू कर दिया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दूसरी विशेषता क्या है? महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। संपत्ति में, स्वामित्व में, संचालन में कानूनी अधिकार था। अब देखिए, आपने शायद ही कोई ऐसा साम्राज्य देखा होगा जहां पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति अच्छी हो, उनको संपत्ति में अधिकार दिया गया हो, उनको कानूनी अधिकार दिया गया हो। लेकिन केवल रोमन साम्राज्य ऐसा था जिसके अंदर महिलाओं को बहुत जो है सम्मान, अधिकार। तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस महिला को हम लोग अधिकार उस समय दे रखा है, तो उस समय का समाज कितना लिबरल, कितना अच्छा समाज होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग को रोमन साम्राज्य पढ़ाया जाता है। महिलाओं को संपत्ति में भी स्वामित्व होता था, यानी उनको उसमें मालिकाना हक होता था। उसके बाद में उनके कानूनी अधिकार वगैरह भी होते थे दोस्तों। तो इसी से हम लोग जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए B.R. अम्बेडकर जी ने एक बात बहुत खूबसूरत बोली थी कि उन्होंने बोला था कि मैं किसी समाज की विकास को
इस आधार पे नापता हूँ कि अगर उस समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दे रखा होगा ना, तो वो समाज बहुत विकसित समाज माना जाएगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में अगर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दे रखे तो कितना विकसित रोमन साम्राज्य उसका समाज होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भैया काम चलाऊ साक्षरता दर थी, यानी लोग पढ़े लिखे थे, मतलब इतने पढ़े लिखे थे कि जो है अपना काम धंधा कर सकते थे। उसके बाद में तलाक देना जो था बहुत सरल था, वैवाहिक जो दंपति वगैरह थे जो उनको जो है तलाक देना बहुत ईजी था। ठीक है, उसके बाद में सांस्कृतिक विविधता बहुत थी। सांस्कृतिक विविधता के अंदर क्या मतलब होता है दोस्तों, भाषा अलग अलग लोग बोलते थे। उसके बाद में उनकी संस्कृति अलग थी, अलग अलग त्यौहार मनाते थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे। ठीक है, तो कितना भाईचारा होगा, सांस्कृतिक विविधता, अनेक भाषाएं बोली जाती थी। और उनका जीवन कैसा था, शहरी जीवन था दोस्तों। कैसा जीवन था, शहरी जीवन था। ठीक है, तो ये आपका रोमन समाज हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को रोमन समाज जो है समझ में आया होगा। आगे हम लोग को बात करना है रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में। भाई रोमन इकोनॉमी के बारे में हम लोग को बात करना है, तो इसको देखते भैया रोमन अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, कैसे लोग काम धंधा वगैरह करते थे। तो देखिए रोमन अर्थव्यवस्था में बंदरगाह थी, क्या बात है भाई, खाने थी, खदानें थी, ईंट के भट्टे थे, जैतून के तेल के कारखाने व्याप्त वगैरह थे। यानी कि रोमन साम्राज्य के अंदर जो है क्या थी दोस्तों, रोमन साम्राज्य के अंदर बड़े बड़े उद्योग वगैरह थे। ठीक है, ये देखिए इंडस्ट्रीज वगैरह थी, क्या थी, बंदरगाह वगैरह थे। बंदरगाह होने से क्या फ़ायदा होता है कि भाई आप लोग व्यापार बहुत आसानी से कर सकते हो। व्यापारी आएंगे आपके देश के अंदर, सामान ले आकर बेचेंगे, आपको पैसा देंगे, तो आपके पास पैसा आएगा तो आप उस पैसे को कहाँ खर्च करोगे, आप पैसे को साम्राज्य विस्तार में खर्च करोगे। ठीक है, तो राजा के पास पैसा आएगा, जनता के ऊपर खर्च करेगा। तो ये तमाम चीज़ जो थी रोमन साम्राज्य के अंदर थी। और सबसे बड़ी देखो जैतून के तेल का कारखाना था उन लोगों के पास। क्या था दोस्तों, जैतून के तेल बनाए जाते थे और उनका दुनिया के अंदर उनको बेचा जाता था। ठीक है, उसके बाद में क्या है देखिए, उसके बाद में असाधारण उर्वरता के क्षेत्र, वहाँ पर कृषि वगैरह भी बहुत अच्छी होती थी क्योंकि वहाँ पर नदियाँ वगैरह थी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में खेत बहुत उपजाऊ वगैरह थे, आसानी से खेती वगैरह की जा सकती थी। तो ये विशेषता थी। हाँ, ये तो सिंपल सी बात है, जिस एरिया का जो है खेत वगैरह बहुत उपजाऊ होगा तो खेती अच्छी करेंगे, अनाज ज़्यादा उगाएंगे, फिर उस अनाज का व्यापार करेंगे। जब व्यापार करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, तो उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसी तरह से रोमन साम्राज्य के साथ भी था। उसके बाद में सुसंगठित वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था, बताओ उनके पास बैंकिंग व्यवस्था भी थी, कर्ज वगैरह आसानी से लिया दिया जाता था, धन का व्याप्त प्रयोग होता था, यानी कि वहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था बना रखी थी, प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी। उसके बाद में तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए कंटेनरों को क्या बोलते थे, एम्फोरा बोलते थे। अब देखिए वो लोग, एक एम्फोरा होता है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये एम्फोरा होता है जिसके अंदर वो लोग जैतून के तेल वगैरह जो है ये लोग बहुत उगाते थे। तो जैतून के तेल को दूसरे देशों को ये लोग इसी कंटेनरों के अंदर भेजा करते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एम्फोरा बोलते थे। उसके बाद में एक और कंटेनर है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रेसल 20। क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्रेसल 20। इसके अंदर जो है ये लोग शराब वगैरह, चूंकि इनका एरिया कौन सा है दोस्तों, इनका एरिया जो है भूमध्य सागर वाला एरिया। कौन सा एरिया दोस्तों, ये देखिए कौन सा एरिया है, आप लोगों ने भूगोल के अंदर पढ़ा होगा कि जो भूमध्य सागर वाला एरिया, यहाँ पर खट्टे पदार्थ वगैरह, अंगूर वगैरह बहुत उगाए जाते हैं। और हमें पता है कि अंगूर को सड़ा करके शराब बनाई जाती है। तो ये लोग जो है शराब को जो है ड्रेसल 20 नामक कंटेनर वगैरह में रख करके क्या करते थे, बेचते थे दूसरे देशों को। ठीक है, तो ये तमाम इनकी क्या है, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। उसके बाद में स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। अब देखिए खुदाई करने के लिए उन्होंने कौन सा प्रयोग कर रखा था, वाटर एनर्जी दोस्तों। तो इस प्रकार के सोने के सिक्के वगैरह जो है खूब वो लोग बनाते थे क्योंकि खदान थे स्पेन के अंदर। तो ये जो है इसकी अर्थव्यवस्था के क्या है, विशेषताएं हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है अर्थव्यवस्था समझ में आई होगी और रोमन समाज समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ बने रहिए, आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से मेरी वीडियोज़ को देखिए और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आगे हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही खराब चीज़ थी रोमन साम्राज्य के अंदर, वो थी दास व्यवस्था। स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों उस समय। ठीक है, हाँ दासों को गुलाम बना लेते थे, फिर उनसे जो है मनमाने तरीके से काम कराते थे। ठीक है, तो देखिए रोमन साम्राज्य में दास प्रथा की जड़ी जो थी बहुत मजबूत थी। यानी दास व्यवस्था, दास क्या होता है दोस्तों, किसी को जबरन क्या कर लेना, किसी को जबरन जो है गुलाम बना लेना, किसी को जबरन गुलाम बना लेना और उससे जो है उसको अपने तमाम काम करवाना। ठीक है, उसके सारे अधिकारों को छीन लेना, उसके घर का काम करवाना, उसको जो चाहे आप उससे करवा सकते हो। तो लोगों को पकड़ पकड़ कर क्या बनाया जाता था दोस्तों, ये देखिए किसी को यहाँ पर दास बनाया जा रहा है। ठीक है, किसी को पकड़ करके दास बना लिया जाता था। अगर आपके पास हथियार हैं, आपके पास पावर है, तो आप किसी भी कमज़ोर इंसान को पकड़ करके क्या बना सकते हो, दास बना सकते हो, स्लेव बना सकते हो। ठीक है, हाँ उसके बाद में इटली में 75 लाख की आबादी थी। ठीक है, 75 लाख की आबादी इटली में थी, जिसमें से 30 लाख लोग क्या थे, दास थे। देखिए कितनी बड़ी आबादी थी दासों की इटली के अंदर।
यानी कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो इटली की वो दास वाली थी। दासों को पूंजी निवेश की तरह देखा जाता था। दासों को क्या देखा जाता है? पूंजी निवेश की तरह। ये देखिए, दासों का लग रहा है मंडी, दासों को खरीदा बेचा जा रहा है। दास के अंदर महिलाएं भी होती थी, पुरुष भी होते थे। ठीक है दोस्तों, देखो किस तरह से ये लोग बोली लगा रहे हैं और खरीद रहे हैं। तो दासों का क्या होता था? खरीद फरोख्त होती थी। उसके बाद में उसके बाद में दासों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार होता था। उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था। ये देखिए, देखिए किसी भी प्रकार का उनके पास अधिकार नहीं होता। जानवरों से बदतर हालत होती थी दासों की दोस्तों। ठीक है, उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था दासों के साथ। उसके बाद में दासों को क्या मजबूर किया जाता था? दास प्रजनन के लिए। अब देखिए, अब जो व्यापारी वगैरह होते थे वो क्या करते थे कि भैया एक मेल को और एक फीमेल को साथ में रखते थे और दोनों के बीच में क्या कराते थे? प्रजनन कराते थे, ताकि उनसे बच्चा हो और उस बच्चे को वो लोग बेच करके जो है खूब सारा प्रॉफिट कमाएं। तो दासों को क्या है, मजबूरन उनको बोला जाता था कि तुम जो है इंटरकोर्स करो फीमेल दास के साथ। उसके बाद में दासों की क्या लगाई जाती थी दोस्तों? मंडियाँ। जैसे आप लोग अपने घर के आसपास देखते हो ना, सब्जी की मंडी, फल की मंडी, उसी तरह से दासों की मंडियाँ लगा करके दासों को खरीदा बेचा जाता था। कितना क्रूर काम था दोस्तों। खैर अब तो ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये रोमन साम्राज्य के अंदर था। ठीक है, तो ये था दासों की व्यवस्था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है दासों की व्यवस्था समझ में आई होगी। ये सवाल पूछा जा सकता है आपके पेपर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपका यूनान और रोम वासियों की धार्मिक। अब उनके थोड़े धर्म के बारे में बात किया जाए। भाई धार्मिक कैसी कैसी उनकी व्यवस्था वगैरह थी, धर्म को लेकर के क्या विचारधारा थी उन लोगों की, तो उसको भी देखते हैं। बहुदेववादी संस्कृति थी, यानी कि कई सारे देवी देवताओं को क्या करते थे? पूजते थे वो लोग। उसके बाद में दोस्तों अनेक देवी देवता थे, मंदिर भी थे, मठ भी थे, देवालय का निर्माण किया गया था। ठीक है, क्या थे दोस्तों? कई सारे देवताओं को पूजते थे, मंदिर भी होते थे। ये देखिए उनके मंदिर हैं, पीछे चर्च है दोस्तों। ठीक है, कई सारे धर्म वगैरह एक साथ ही पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या है कि अनेक पंथों एवं उपासना पद्धति में विश्वास था। लोग जो थे अलग अलग धर्मों के रहने वाले थे, सब एक दूसरे को बहुत प्यार मोहब्बत से देखते थे, कोई जो है दुश्मनी वगैरह नहीं होती थी। यहूदी धर्म भी रहता था, ईसाई ईसाई धर्म वाले भी रहते थे। भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य क्या था? भाईचारा था। ठीक है, हाँ, भाईचारा था, प्यार मोहब्बत से सारे धर्म वाले लोग रहते थे। उसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपका कि भाई रोमन साम्राज्य का जो है प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई 3 महाद्वीपों में साम्राज्य फैला हुआ है, उसको हैंडल कैसे राजा करता होगा, क्या व्यवस्था बना रखी होगी, है ना। जैसे हमारा देश प्यारा भारत है, तो भाई 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इतने बड़े देश को संभालना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। कई सारे अधिकारी लगते हैं, ऑफिसर्स लगते हैं, आईएएस लगते हैं, आईपीएस लगते हैं, आईआरएस लगते हैं। ठीक है, तब जाकर देश जो है बढ़िया तरीके से चल पाता है। तो इन्होंने तो जो भैया 2-3 महाद्वीपों के अंदर अपना साम्राज्य इतना बड़ा फैला रखा था, उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, तो कैसे उसको मैनेज करते होंगे। तो देखिए रोमन साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था, तो इसको समझते हैं प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। तो भाई व्यावसायिक तथा वेतनभोगी सेना होती थी। भैया सेना रखते थे जिनको वो लोग जो है पर मंथ के ऊपर क्या देते थे? सैलरी देते थे, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको नाइट बोलते हैं। नाइट का उपयोग प्रशासन में किया जाता था। उसके बाद में नियंत्रण तथा प्रशासन बड़े शहरों पर, जो अधिकतर ये लोग नियंत्रण बड़े शहरों वगैरह पर करते थे। ठीक है, उसके बाद में सरकार प्रांतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती थी। ठीक है, जो सरकार वगैरह होती थी, जो राजा होता था, वो ग्रामीणों पर और जो है शहरों वगैरह पे क्या लगाता था? टैक्स लगाता था। उसके बाद में कार्थेज, सिकंदरिया तथा एंटियोक साम्राज्यिक प्रणाली के मूल अधिकार वगैरह थे। ठीक है, उसके बाद में स्थानीय उच्च वर्ग कर वसूली और प्रशासन में सहायता करते थे। ठीक है, जो नाइट वगैरह के कुछ अधिकारी वगैरह थे, उच्च वर्ग वगैरह, वो लोग टैक्स वगैरह वसूला करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के अंदर वो लोग हेल्प वगैरह करते थे। उच्च प्रांतीय वर्ग एक नया सम्भ्रांत वर्ग बना। जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग थे वो आगे चल करके क्या बन जाते? सम्भ्रांत वर्ग यानी अभिजात वर्ग बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है राजा जो है चीज़ों को क्या करता था? अपनी सेना की सहायता से चीज़ों को मैनेज करता था। ठीक है दोस्तों, सेना जो होती थी उसके प्रशासन में बहुत अहम रोल निभाती थी। ठीक है, राजा जो है सेना की सहायता लेता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है रोमन साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा टॉपिक है दोस्तों? अगला हम लोग को अब इसके अंदर समझना है, कई 2 सम्राटों के बारे में समझना है। तो देखिए सम्राट जो थे, सबसे पहले सम्राट का नाम क्या है? सम्राट डायोक्लिशियन। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है इसके शासनकाल की? तो इसने कब से शासन किया दोस्तों? 284 से लेकर 305 ईस्वी के बीच तक जो है इसने शासन किया है। तो इसकी क्या क्या खासियत थी इसके साम्राज्य में, उसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो देखिए ये कोई बहुत मतलब पावरफुल राजा नहीं था, इसलिए क्या किया इसने? साम्राज्य को छोटा कर दिया, विस्तार नहीं किया। इसका मानना था कि भाई बड़ा साम्राज्य को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए साम्राज्य को इसने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। उसके बाद में
सीमाओं पर किलों का निर्माण करवाया, जहाँ 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 तक सीमाएं थी रोमन साम्राज्य की, वहाँ पर किले का निर्माण कराया और उसके अंदर सेना को रखता था, ताकि जो है कोई बाहरी आक्रमणकारी जो है आक्रमण ना कर पाए। देखिए इस तरह से जो है किले वगैरह बनवा करके वो अपने सैनिकों को रखता। उसके बाद में असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। बोला भाई सेना का काम है सुरक्षा देना और जो अधिकारियों का काम है वो प्रशासन को आसान बनाना, तो सेना को जो है उसने प्रशासन से अलग कर दिया। उसके बाद में सैन्य अधिकारियों को अधिक शक्तियां प्रदान कर दी। उसका मानना था कि भाई सेना ही जो है पूरे प्रशासन को बढ़िया तरीके से सुरक्षा देती है, तो बहुत सारे अधिकार जो है सेना को दे दिए उसने, यानी नाइट वर्क को दे दिया। कई सारे प्रांतों का पुनर्गठन किया, उसको दोबारा बनाया। साम्राज्य को दो भागों में बांटा, एक को बोला पूर्वी रोमन साम्राज्य और दूसरे को बोला पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ठीक है, डायक्लेशियन ने जो है साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो ये था जो डायक्लेशियन की शासन की विशेषताएं दोस्तों। ठीक है, अब हम एक और सम्राट के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है दोस्तों, ये बहुत फेमस है, इन पे कई बार सवाल भी आ चुका है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। क्या नाम है दोस्तों? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। इनकी विशेषताएं समझते हैं। तो इन्होंने कब से शासन किया दोस्तों? तो इनका जो शासन काल है वो 307 से लेकर 337 ईस्वी। ठीक है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, ये देखिए सम्राट कॉन्स्टेंटाइन है। तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की क्या क्या विशेषताएं उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज़ भैया, बहुत धार्मिक राजा था ये, ईसाई धर्म के प्रति काफ़ी इसका जो है अच्छा वो झुकाव था। तो इसने जो है ईसाई धर्म को क्या बना दिया, रोमन साम्राज्य का धर्म बना दिया, राज धर्म बना दिया। उसके बाद में इसने एक काम बहुत अच्छा किया कि भाई सोलिडस, सोने का सिक्का चलाया इसने। ठीक है, सोलिडस नाम का एक सोने का सिक्का चलाया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सोने का सिक्का चलाता था ये करेंसी के रूप में। उसके बाद में राजधानी को जो है रोमन साम्राज्य की राजधानी को कुस्तुनतुनिया को बनाया। ठीक है, रोमन साम्राज्य की राजधानी नहीं बनाई उसने, कुस्तुनतुनिया। अब आप लोग को बोलोगे भैया कुस्तुनतुनिया, तो देखिए कुस्तुनतुनिया जो है आज का जो है इस्तांबुल है। ठीक है, जो तुर्की के अंदर इस्तांबुल पड़ता है ना, वो उस समय का कुस्तुनतुनिया होता था। व्यापार का जो इसने भाई प्रचंड विकास किया, क्योंकि इसका मानना था कि किसी भी साम्राज्य का विकास जो है वो व्यापार पर निर्भर करता है। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी तो साम्राज्य जो है बहुत फलता फूलता, क्योंकि साम्राज्य को चलाने के लिए, सेना को पैसे देने के लिए, जो उनकी जनता है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने आपके पास पैसा होना चाहिए। और पैसा कहाँ से आता है? पैसा अर्थव्यवस्था से आता है। उसके बाद में भैया इसने काम किया, नई प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी में निवेश किया इसने, बड़े बड़े उद्योगों की क्या करवाई इसने, स्थापना करवाई। क्योंकि इसका मानना था भाई साम्राज्य में जो है बड़े बड़े उद्योग वगैरह होने चाहिए, और उस पर इसने बहुत पैसा खर्च किया। ठीक है दोस्तों, तो ये सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की जो है विशेषताएं हैं। ठीक है, सेना पे भी इसने बहुत ध्यान दिया। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक के बारे में, लास्ट टॉपिक है हमारा, कि भाई रोमन साम्राज्य में एक टॉपिक आता है कि रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या कीजिए। भैया ऐसा क्या कारण था कि इतना बड़ा, इतना अच्छा जो रोमन साम्राज्य है उसका क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, वो टूट गया, खत्म हो गया। तो तीसरी शताब्दी के संकट की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला कारण क्या था, ईरान के ससानी वंश के शासकों ने रोमन साम्राज्य का पर बार बार आक्रमण किए। दोस्तों ईरान के अंदर भी दोस्तों एक वंश था ससानी, ये लोग जो थे बार बार रोमन साम्राज्य पर भारी आक्रमण करते थे। ठीक है, इनको हराने का प्रयास करते थे, तो इन्होंने जो आक्रमण किया। फिर उसके बाद में दूसरा कारण, जर्मन मूल की कई सारी जनजातियां वगैरह थी, जर्मन देश है ना दोस्तों, तो उसकी कई सारी जनजातियां थी, जैसे फ्रैंक, एलमनार, गोथ ने रोमन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, जिससे कि रोमन साम्राज्य क्या हो गया, कमजोर हो गया। 47 सालों में रोम में 25 सम्राट सत्तासीन हुए, यानी कि कोई भी मजबूत सम्राट नहीं आ पाया। 25 सम्राट बदले गए दोस्तों रोमन साम्राज्य में। ठीक है, कोई भी ऐसा सम्राट नहीं था जो विशाल रोमन साम्राज्य की राजगद्दी को संभाल सके, उसका नेतृत्व कर सके। उसके बाद में साम्राज्य बेहद तनाव की स्थिति में था, लोग आपस में राजा बनने के लिए जो है साजिशें वगैरह करते थे। ठीक है, धोखा देते थे एक दूसरे को, इसलिए जो है साम्राज्य कभी ठीक से चल नहीं पाया। उसके बाद में जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह थे उनके अंदर व्यापक भ्रष्टाचार था, लूट खसोट करने लगे लोग। अब जब भ्रष्टाचार ही फैल जाएगा तो कैसे साम्राज्य चलेगा। फिर जो दास बना रखे थे ना कई सारे राजाओं ने, उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया दोस्तों। ठीक है, राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये लोग जाते थे दुश्मनों, जो ससानी वंश थे उसमें जाकर शामिल हो जाते थे और राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। इससे भी जो है राजा क्या हो गया, कमजोर हो गया दोस्तों। उसके बाद में इस्लाम का उदय, इस्लाम के उदय से भी कई सारे वंश वगैरह, अब्बासी वंश, ससानी वंश, इन लोगों ने जो है रोमन साम्राज्य को अपना दुश्मन समझने लग गए और रोमन साम्राज्य पर जो है ये लोग आक्रमण करने लग गए। तो ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से जो है रोमन साम्राज्य का क्या हो गया दोस्तों, पतन हो गया, विखंडन हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि तीसरी शताब्दी का संकट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। और भी वीडियोज़ आएंगे, तो इसी तरह से देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।